हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग आर ओ प्रारंभिक परीक्षा 2021 के संदर्भ में हिंदी के मॉक टेस्ट 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्राविशेषण का चयन करें। तो बताइए भाई, इसमें कौन सा शब्द प्राविशेषण होगा। तो वाक्य को पढ़िए, वह बहुत मधुर है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि प्राविशेषण होता क्या है। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। और इस वाक्य में जो विशेषण है वो क्या है, वो मधुर है। और यहाँ पर बहुत द्वारा इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो प्राविशेषण क्या जो हो जाएगा, बहुत। ठीक है, तो पहले का बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुमान का विशेषण होगा। तो बताओ भाई, अनुमान का विशेषण क्या होगा। तो अनुमान का विशेषण होता है अनुमानित। क्या होता है, अनुमानित। अच्छा, इसका एक और विशेषण आ जाएगा, इसे बोलते हैं अनुमित। ठीक है, अनुमित। तो एक तो हो गया अनुमानित और एक अनुमित। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। बताओ भाई, किस व्याकरणात्मक कोटि का होगा। तो ये आपका होगा विशेषण। ठीक है, तो जैसा काम वैसा दाम में जो जैसा है वो विशेषण व्याकरणात्मक कोटि का है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो अब नीचे के आप 4 वाक्य पढ़िए और देखिए किसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो पढ़ते हैं। यह गाय बहुत दूध देती है। तो इसमें तो भाई परिमाणवाचक है, बहुत आ गया। वहाँ 4 लड़के बैठे हैं, ये संख्यावाचक हो गया। मुझे थोड़ी चाय दो, ये भी परिमाणवाचक हो गया। श्यामा शांत स्वभाव की लड़की है। तो शांत स्वभाव, ये क्या हो गया, उसका गुण। तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। मेरा पुत्र सुस्त है, वाक्य में विधेय विशेषण होगा। तो सबसे पहले इसका आंसर देने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि विधेय विशेषण क्या होता है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो विशेषण विशेष के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि पुत्र विशेष हो गया और जो सुस्त है वो विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर विधेय विशेषण क्या हो जाएगा, सुस्त। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। उपनयन का विशेषण होगा। तो बताओ भाई, उपनयन का विशेषण क्या होगा। तो जो उपनयन का विशेषण होता है वो होता है उपनीत। कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही जैसे शब्द जब दिखते हैं तो लोग आते हुए प्रश्न को भी गलत करते हैं। और अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो आप एकदम सही जगह आपका माइंड क्लिक करेगा और आप सही शब्द को पहचान पाएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन बहुत मिलनसार व्यक्ति है, वाक्य में विशेष का चयन करें। अच्छा, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो दिखते बड़े सरल हैं। और इसमें जो मोस्टली बच्चे हैं वो पता है क्या करते हैं, वो करते हैं मोहन को यहाँ पर विशेष बता देंगे जाके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोहन विशेष नहीं होगा। यहाँ पर जो विशेषता बताई जा रही है वो व्यक्ति की बताई जा रही है। मोहन बहुत मिलनसार व्यक्ति है, तो व्यक्ति कैसा है, मिलनसार, इसीलिए यहाँ पर विशेष क्या होगा, व्यक्ति। ऑप्शन डी, ना कि मोहन होगा। तो आप इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है, एकीकरण का विशेषण होगा। तो बताओ भाई, एकीकरण का विशेषण क्या होता है। तो जो एकीकरण का विशेषण होगा वो होगा एकीकृत।
यहाँ पर ध्यान रखना ना, एक होगा ना एका होगा ना एकांतिक होगा, क्या होगा, एकीकृत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में प्रत्येक बोधक विशेषण है, तो बताओ भाई इसमें कौन सा प्रत्येक बोधक विशेषण होगा। तो यहाँ पर तिगुना भी नहीं है, ठीक है, ना दूसरा है ना चार। प्रत्येक बोधक कौन सा है, हरेक, ठीक है। और अगर हम अन्य प्रत्येक बोधक विशेषण की बात करें तो हरेक तो हो ही गया, ऐसे प्रत्येक होता है या फिर एक एक, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, ये प्रत्येक बोधक विशेषण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, तो बताओ भाई कौन सा विशेषण होगा। तो ना यहाँ पर कल्पना भी नहीं होगा, कपूर भी नहीं होगा, कथित होगा, ठीक है। और ये किससे बना है, ये बना है कथन से, ठीक है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किसके देखे, विशेषण विशेष के। अब जो अगले 10 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे वो आएंगे तद्भव और तत्सम से। तो जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है, तो बताओ भाई इसमें से कौन सा तद्भव होगा। तो दिनकर तो आपका हो गया, तत्सम दिवाकर भी हो गया और प्रभाकर भी हो गया। तो तद्भव कौन सा होगा, सूरज होगा। और जो सूरज का तत्सम क्या होता है, वो होता है सूर्य, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है, तो बताओ भाई इसमें से कौन सा तत्सम नहीं होगा। तो मृत्तिका तो तत्सम है, विकार भी तत्सम है, और यहाँ पर कपाट भी तत्सम है, लेकिन यहाँ पर कपूर तत्सम नहीं है। कपूर का तत्सम क्या होता है, कर्पूर, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि देवर का तत्सम शब्द है, तो देवर का तत्सम शब्द क्या होता है, वो होता है द्विवर, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर एक ही जैसे कुछ दिए गए हैं, तो आप याद रखेंगे इस चीज़ को। और अगला प्रश्न है, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है, तो बताओ भाई तत्सम तद्भव की दृष्टि से नीचे दिए जो युग्म दिए गए हैं उनमें कौन सा गलत है। तो खीर का तो क्षीर होता है, ठीक है, तो ये अपना उत्तर नहीं होगा। लेकिन दही का तत्सम क्या होता है, दही का तत्सम होता है दधी, ऐसे करके, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत दिया गया और गलत युग्म ही पूछा गया है, तो अपना उत्तर बी हो जाएगा। दूध का दुग्ध होता ही है और घी का घृत होता ही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो बताओ भाई इसमें से कौन सा तद्भव नहीं होगा, ठीक है। तो द्वार तो तद्भव है, गृहस्थी भी है, पौव है, भी अब आपका तद्भव है, लेकिन साय तद्भव नहीं है क्योंकि ये एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा, साम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखते हैं, मक्खन का तत्सम शब्द है, तो मक्खन का तत्सम शब्द क्या होता है, मृक्षण, ठीक है, क्या होगा, मृक्षण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो बताओ भाई इसमें कौन सा तत्सम होगा। तो इसमें से तत्सम सही ये है कलश, ठीक है। अगला प्रश्न है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो बताओ भाई इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तद्भव और तत्सम की दृष्टि से। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ओझा का उपाध्याय तो होता है, तो ये तो सही हो गया अपना। कपास का करपट लिख दिया है, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा क्योंकि कपास का जो तत्सम होता है वो करपास होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और कपड़ा का जो तत्सम होगा वो करपट होगा, ठीक है। कपड़ा का तत्सम क्या होता है, वो करपट होता है। केला का कदली होता ही है और पसीना का प्रस्विन
होता ही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है। तो बताओ भाई इसमें से कौन सा तत्सम होगा। तो यहाँ पर जो तत्सम होगा वो विकल्प डी होगा, आपका क्षत्रिय। ठीक है, अगला शब्द है उबटन शब्द का तत्सम रूप है। तो उपटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, पहला ही विकल्प होगा उद्वर्तन। क्या होगा, उद्वर्तन। अगला प्रश्न, तो 10 क्वेश्चन हो गए आपके किसके, तत्सम और तद्भव के। अब जो अगला क्वेश्चन आया है वो आया है बर्तनी शुद्धि से। तो इसमें पहला पूछा गया है कि शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। तो बताओ भाई इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध बर्तनी वाला है। धोबिन, धोबनी, धोबनी या धोबीन, कौन सा होगा। एक ही जैसे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सही शब्द आपका क्या होगा, धोबिन। ठीक है, फिर अगला प्रश्न फिर से है शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। तो फिर से एक जैसे शब्द आ गए हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा शब्द बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पर जो शुद्ध होगा वो आपका विकल्प सी होगा, मानवीकरण। अच्छा, ज़्यादातर लोग यहाँ पर ये लगा देते हैं क्या, मानवीयकरण। तो ये आपका गलत होता है, ध्यान रखना। सही क्या होता है, मानवीकरण। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें भी क्या करना है, शुद्ध बर्तनी चयन कीजिए। तो बताओ भाई इसमें से किसकी बर्तनी शुद्ध है। देखिए चारों शब्द एक ही जैसे हैं। मैंने जानबूझ के ये ऐसे क्वेश्चन को मॉक टेस्ट में लिया है ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, और ऐसे जितने भी प्रश्न हैं आप थोड़े उनके साथ व्यवहारिक रूप से जुड़ जाएं। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में आप देखेंगे और फिर वहाँ पे एकदम आपको प्रश्न एकदम नए तरीके के लगें। इसीलिए मैंने जैसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी तरीके के प्रश्नों को यहाँ पर आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो प्रश्न को ज़रा देखिए कि शुद्ध बर्तनी चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो शुद्ध बर्तनी होगी वो होगी विकल्प बी, अनुक्रम। ठीक है, अनुक्रम ऐसे लिखा जाता है, देख लो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो बताओ भाई इसमें से बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर जो अध्येता है वो भी गलत लिखा है, श्रृंगार भी गलत लिखा है, मंत्रिमंडल भी गलत लिखा है। यहाँ पर निर्दर्शन सही लिखा है, निदर्शन ये सही होगा। तो यहाँ पर अगर हम इन और शब्दों को देखें तो इसमें ये आधा धा बनता है। ठीक है, और श्रृंगार की बात करें तो ये श्रा कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, और यहाँ पर मंत्रिमंडल की अगर हम बात करते हैं तो मंत्रिमंडल ऐसे आता है, मंत्री और मंडल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर निदर्शन शुद्ध शब्द है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो किसकी बर्तनी अशुद्ध है। तो बताओ भाई किसकी बर्तनी इसमें से अशुद्ध होगी। तो बर्तन तो आपका बिल्कुल शुद्ध लिखा है, उत्तुंग भी सही लिखा है, अस्पृश्यता भी सही लिखा है, लेकिन उत्प्रेक्षा सही नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर ता पूरा नहीं बनता है, ता इस तरीके से आधा बनाया जाता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा कुछ ऐसे लिखा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब जो क्वेश्चन आया है वो है वाक्य शुद्धि से। तो यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। तो बताओ इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध होगा। तो मोहन का एक बेटा है, ये तो भाई बिल्कुल शुद्ध लग रहा है मुझे। पेड़ पर फल आ रहे हैं, ये भी सही लग रहा है। गाय के पास 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पर अनावश्यक रूप से शब्दों का प्रयोग हुआ है। गाय के पास नहीं होगा, यहाँ पर होगा गाय के 4 पैर होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, मैं किताब लाना भूल गया, ये तो बिल्कुल सही है ही। तो इस तरीके से विकल्प सी सही होगा, गाय के 4 पैर होते हैं, ना कि गाय के पास 4 पैर होते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो आपका
क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो बताओ भाई इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। वह है विलाप करके। अच्छा ये विलाप वाला आ गया तो यहाँ पर आप पढ़िए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो विलाप करना और रोना एक ही चीज़ होती है। और यहाँ पर कुछ ऐसे ही दिया गया है, विलाप करके रोने लगी, रोकर विलाप करने लगी, रोने के साथ विलाप करने लगी, तो ये सब गलत हो जाएंगे। सही होगा ये, वह विलाप करने लगी या फिर वह रोने लगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। तो ये वाक्य है और इसमें से कौन सा शब्द गलत प्रयोग हुआ है। तो बताओ भाई आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, यहाँ पर कौन सा शब्द गलत प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो गलत शब्द है वो है विचित्र। विचित्र नहीं होगा, यहाँ पर प्रयोग होगा कि विलक्षण बुद्धि थी। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताओ भाई इसमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध होगा। सुरेश को एक पाती लिखना है, बिल्कुल गलत। सुरेश ने एक पाती लिखनी है, ये भी बिल्कुल गलत। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, नहीं यहाँ पर लिखनी लिखा है तो ये भी गलत हो गया। सुरेश के लिए पत्र लिखना है, बिल्कुल शुद्ध ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब चलते हैं तीसवें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताओ भाई कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। तो यहाँ पर आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि जो अनाधिकार है उसकी वर्तनी गलत लिखी है। ठीक है, और जब एक वाक्य के अंदर अगर वर्तनी भी गलत लिखी हो तो वाक्य अशुद्ध माना जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा बी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस तरीके से हम लोगों ने वर्तनी और वाक्य शुद्धि के भी 10 प्रश्नों को देखा। और जो अगले प्रश्न है वो है पर्यायवाची से। तो बताओ भाई निम्नलिखित में कौन सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन होता है। तो यहाँ पर मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नदी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताओ भाई इसमें कौन सा पर्यायवाची नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो सिंधु गामिनी भी नदी का पर्यायवाची होता है, शैलजा भी होता है, पन्नग नहीं होता है। पन्नग किसका होता है, पन्नग नाग का पर्यायवाची होता है, और तटनी नदी का होता ही है। तो इस तरीके से विकल्प सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा मोर का पर्यायवाची है। तो मोर का पर्यायवाची तो कलाजी होता ही है, ध्वजी होता ही है, सारंग होता ही है। तो इस तरीके से विकल्प डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी मोर के पर्यायवाची हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखते हैं निम्नलिखित में कौन एक वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो अब बताओ भाई कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो द्रुम तो होता ही है, ठीक है, और अर्क नहीं होता है क्योंकि ये किसका होता है, ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। अगम भी होता है पेड़ का, और गाछ भी होता है। तो इस तरीके से विकल्प भी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्यावरण पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो बताओ भाई पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म कौन सा इसमें गलत है। तो आनंद का तो मोद होता ही है, इंद्र का कौशिक होता है, और दामिनी का घन दाम होता है, लेकिन मोक्ष का प्रज्ञ नहीं होता है क्योंकि प्रज्ञ किसका पर्यायवाची होता है, वो होता है पंडित का। अगर मोक्ष के हम पर्यायवाची की बात करें तो मोक्ष के पर्यायवाची होते हैं कैवल्य, निर्वाण, अमरत्व, ये सारे मोक्ष के पर्यायवाची हैं। लेकिन ये जो प्रज्ञ है ये पंडित का पर्यायवाची होता है। तो विकल्प डी अपना सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है लक्ष्मी वाहन किसका पर्यायवाची है।
तो बताओ भाई, लक्ष्मी वाहन किसका पर्यायवाची है? कौआ, मोर, उल्लू, गरुड़। तो लक्ष्मी वाहन जिसका पर्यायवाची है वो है उल्लू, विकल्प सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला अपना प्रश्न है, मोसक निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है? तो मोसक किसका पर्यायवाची होगा? ये होगा चोर का। कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो चूहा लगा के आ जाओ। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनाता हूँ मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ कि जो लोग अक्सर उनके उत्तर गलत दे के आते हैं। और यहाँ पर जो मोसक का पर्यायवाची होगा या फिर मोसक जिसका पर्यायवाची होगा वो होगा चोर। अगर चोर के कुछ अन्य पर्यायवाची की बात करें तो वो मैं आपको बता दूं, कुंभिल होता है, खनक होता है, तस्कर होता है और दस्यु होता है। ठीक है, तो अब 38वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो बताओ भाई, इसमें कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं होगा? तो क्षण प्रभा बिजली का पर्यायवाची होता है, चपला भी होता है और दामिनी भी होता है। दिनमणि किसका पर्यायवाची होता है? बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है, ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, चंद्रशेखर निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है? तो चंद्रशेखर किसका पर्यायवाची है? ये होता है शिव का। चंद्रशेखर किसका पर्यायवाची होता है? शिव का। अच्छा, एक और है शब्द चंद्रमौली, तो वो भी शिव का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बादल का पर्यायवाची है? तो बादल का पर्यायवाची कौन सा है बताओ? तो बादल के अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो अभ्र भी बादल का पर्यायवाची होता है, जीमूत भी होता है और मेघ भी होता है। इस तरीके से जो अपना उत्तर सही होगा वो विकल्प डी होगा, यानी कि ये तीनों ही बादल के पर्यायवाची हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे पर्यायवाची के। अब जो आगे क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं विलोम शब्द से। तो अज्ञ का विलोम शब्द है, बताओ भाई अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ या अनज्ञ। एक ही जैसे शब्द हैं, कंफ्यूज होना नहीं है। तो अज्ञ का पर्यायवाची आपका होगा विज्ञ। ठीक है, सहचर का विलोम शब्द है। तो सहचर का विलोम शब्द क्या होगा? ये होगा आपका अलगाव। ठीक है, तो सहचर का विलोम शब्द क्या होगा? अलगाव। अच्छा, 41वें क्वेश्चन में मैंने शायद पर्यायवाची बोल दिया है, लेकिन यहाँ पर विलोम है, तो अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ। जटिल का विलोम शब्द होगा, तो बताओ भाई जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो जटिल का विलोम शब्द होगा सरल। ठीक है, ना कुटिल होगा। अच्छा, यहाँ पर एक सहज दिया गया है, तो ये भी आपका जटिल का विलोम शब्द हो जाएगा। तो सरल भी होगा, सहज भी होगा, लेकिन सरल यहाँ पर ज़्यादा सही है। अगर सरल दिखता है तो सरल आप करेंगे, और वैसे तो सहज भी हो जाएगा इसका। तो आप ध्यान रखेंगे, सरल और सहज दोनों ही जटिल के पर्यायवाची हो सकते हैं। ठीक है, 44वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताओ भाई विलोम शब्द की दृष्टि से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आइए चेक करते हैं इनको। आयात का निर्यात होता ही है, पाप का पुण्य होता ही है, बद्ध का मुक्त होता ही है, और नूतन का सनातन दे दिया, लेकिन नूतन का क्या होता है? पुरातन। ठीक है, नूतन का क्या होता है? पुरातन। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है। तो बताओ भाई कृत्रिम का विलोम क्या होगा? तो कृत्रिम का विलोम सबको पता है कि क्या होता है? प्राकृतिक। अब बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन है स्वाधीन का विलोम है। तो स्वाधीन का विलोम क्या होता है? स्वाधीन का होता है पराधीन। ना अधीन होता है, ना परतंत्र होता है, ना गुलाम होता है, क्या होता है? पराधीन। आवेशित शब्द का विलोम है। बताओ आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? तो आवेशित जो शब्द है उसका विलोम होगा अनावेशित। ठीक है, क्या होगा? अनावेशित।
अगला प्रश्न है सौम्य का विलोम होगा, तो सौम्य का विलोम क्या होगा, तो सौम्य का विलोम होता है उग्र, यानी कि विकल्प बी सही है। उदात्त का विलोमार्थी शब्द है, तो बताओ भाई उदात्त का विलोम क्या होगा, तो उदात्त का विलोम होगा अनुदात्त। क्या होगा, अनुदात्त। अगला प्रश्न है आकलन का विलोम होगा, तो बताओ भाई आकलन का विलोम क्या होगा। एक ही जैसे कुछ विकल्प दिख रहे हैं, विकलन, संकलन, समाकलन और प्राक्कलन। तो बताओ आकलन का जो विलोम होगा वो होगा विकलन। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन विलोम शब्द के भी देख लिए हैं। अब जो आगे आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं और एक ही टॉपिक बचा हुआ है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस या सेना के नए सिपाही के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। तो बताओ भाई कि पुलिस या सेना में जो नया सिपाही भर्ती होता है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है रंग रूट। क्या प्रयोग किया जाता है, रंग रूट। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और वो है उत्तराधिकार में मिली जायदाद या संपत्ति को क्या कहते हैं, या उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है। तो बताओ क्या कहते हैं उत्तराधिकार में मिली जायदाद को, तो वो कहते हैं रिक्त। क्या बोलते हैं, रिक्त। पृष्ठभ शब्द निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो बताओ पृष्ठभ का क्या होगा, किसके लिए इसमें से प्रयोग किया जाता है पृष्ठभ, बताने के लिए, पूछने के लिए, जताने के लिए या भोगने के लिए। तो पृष्ठभ होता है शब्द पूछने के लिए, यानी कि विकल्प बी सही उत्तर है। आयु में बड़े व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है, आयु में बड़े व्यक्ति के लिए एक शब्द, तो ये शायद सबको ही पता होगा, इसको ज्येष्ठ बोलते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है। तो बताओ जिसमें धैर्य नहीं होता है उसको कहते हैं अधीर। क्या बोलते हैं, अधीर। विकल्प सी। अगला जो प्रश्न है वो है आपाद मस्तक निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो बताओ भाई किसके लिए आपाद मस्तक इसमें प्रयोग होगा, तो वो होगा पैर से लेके सिर तक, इसको बोलते हैं आपाद मस्तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह कवि जो त्वरित कविता कर सके। तो बताओ उस कवि को क्या बोलते हैं जो त्वरित या एकदम से कविता कर सके, उसको बोलते हैं आशु कवि। ठीक है। अब अगला जो अपना वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसमें पूछा गया है कि कम बोलने वाले को क्या बोलते हो, मूक, मौन, मुखर या मितभाषी। तो जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है मितभाषी। तो अब अगला प्रश्न, 2 ही प्रश्न बचे हैं, फटाफट इनको देखते हैं और उसके बाद आप ये ज़रूर देखेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और या फिर आप कितने प्रश्न वहाँ पर करने में सक्षम थे इनमें से। तो आपको एक अपना एनालिसिस हो जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। ठीक है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये होता है अंतेवासी। क्या होगा, अंतेवासी। और अगले और अंतिम प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये है जो पीछे चलता हो। बताओ उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो पीछे चलता है उसको अनुगामी भी बोलते हैं और उसको अनुयायी भी बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो अपना सही होगा विकल्प वो होगा डी, इसमें ए और बी दोनों। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 60 प्रश्न देखे और आपके कितने सही हुए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और चलिए फिर धन्यवाद, बहुत ही जल्द चौथे मॉक टेस्ट के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ।